नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके तहत तो 82 प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है और सेकंड पार्ट में भी 90 के लगभग जो है प्रश्न हम और देखेंगे, वन लाइनर। साथ ही उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे जिसमें हम 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत ही। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उज्जवल जी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत की बात करें, संविधान की, भारत के संविधान की, तो संविधान क्या चीज़ होती है? वो एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो उस देश की जनता में विश्वास और उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करता है। देखिए, भारत के संविधान के विकास की बात करें तो 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो संविधान का स्वरूप था, और उसके बाद ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत जो स्वरूप था। इन दोनों चीज़ों को ही हम संवैधानिक विकास के क्रम के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की? तो लॉर्ड मेयर जो है, इनकी अध्यक्षता में महारानी एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना करके पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो सूरत से प्रारंभ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य। नेक्स्ट है, आंग्ल भारतीय विधि संहिता के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण की विकास क्रम जो शुरू होता है वो 1600 ईस्वी के चार्टर से शुरू हो जाता है। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख या चार्टर के द्वारा गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था? तो देखिए, 1726 के चार्टर के द्वारा जो इंग्लैंड में स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की विधि निर्माण का अधिकार है वो इस चार्टर के द्वारा गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था, 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये आया था 1784 में। ठीक है। चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? 1793 में। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आया आपके 1813 में। फिर चार्टर एक्ट आया कब? 1833 में। ठीक है। और फिर चार्टर एक्ट आया 1853 में। जो ये सारे थे चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट और बाकी के जो चारों चार्टर एक्ट हैं, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में आए थे 1773 से लेकर 1853 के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आए थे वो 1858 से लेकर 1947 तक आए थे। ठीक है। उसमें जैसे कि गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 में आया था, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892 आया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, जो 1909 है, 1919 है, 1935 है। ये तीनों ही अधिनियम महत्वपूर्ण है, भारत सरकार अधिनियम। फिर अगस्त प्रस्ताव आया था कब? 1940 में। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और माउंट बेटन योजना उसके बाद लास्ट में आई थी 1947 में। तो इस प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास जो है वो रहा था। चलिए आगे देखते हैं।
किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? कौन कौन से पार्षद थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन और बरवेल। ठीक है, ये सभी किसमें थे? वॉरेन हेस्टिंग्स के जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्यीय परिषद थी, उसमें पार्षद थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी वो इंग्लैंड में जो स्थित निदेशक बोर्ड था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी भारत में, उसमें निहित थी। ठीक है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो 4 तो सदस्य होते थे और मुख्य जो न्यायाधीश था उच्चतम न्यायालय में वो था सर एलिजाह इम्पे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है भारत के जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिलिंग है उसको नियम और अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने समाप्त कर दिया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में की गई कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सदस्य नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक इल्बर्ट ने कहा है। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया? किससे मुक्त कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया। तो सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिकता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिकता को 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और किस अधिनियम के द्वारा? 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के जो कर्मचारी थे वो उपहार नहीं ले सकते थे। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? कंपनी के मामलों में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी पर। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत। नेक्स्ट है,
नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों को 1793 के चार्टर के तहत जो है भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? कौन सा चार्टर प्रदान करता है? 1813 का चार्टर जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान करता है। 1813 के चार्टर के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? 1,00,000 रुपए। तो ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा। पहले क्या होता था कि कोई भी कभी भी आकर रह सकता था, बस सकता था भारत में, लेकिन 1813 का जब चार्टर आता है तो अंग्रेजों को लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया था यहाँ पर भारत में रहने बसने और व्यापार करने के लिए। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का जो मुख्य सेनापति होना जरूरी था? तो 1786 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 आएगा, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के चार्टर के द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के चार्टर द्वारा दिखाई देता है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, लेकिन 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा, शारदा एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालक एवं विधायी कर्तियों को अलग किया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? तो 1853 के राजलेख के द्वारा लागू किया गया। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 में जो विधि सदस्य था उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाना किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किस में निहित की गई?
भारत मंत्री या भारत सचिव और 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत मंत्री या भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय भारत परिषद में। नेक्स्ट है, भारत की जो परिषद थी, भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट करते थे, 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे, टोटल संख्या 15। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो चुका था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीयकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम के द्वारा। भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत होता है? तो भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंधन कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो अधिनियम किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया? सर अरुणडेल समिति। फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में सबसे पहले किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई? भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की व्यवस्था की गई 1919 में। द्वैध शासन के जन्मदाता
लियोनिल कार्टिस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया? लियोनिल कार्टिस ने। लियोनिल कार्टिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किए गए? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई? 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस प्रकार से 82 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। लगभग 90 क्वेश्चन के करीब हम पार्ट सेकंड के अंतर्गत करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। और इसके अलावा जो ये चैप्टर हम देख रहे हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का चैप्टर है, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। और इसके अंतर्गत जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्न 4 ऑप्शन को लेकर वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें वीडियो को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में। ठीक है, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।